सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीपक एजुकेशन हब पर। एक बार ये कंफर्म कर दें कि साउंड प्रॉपर आ रहा है और क्लास प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। श्रवण कुमार, रसगुल्ला, निर्मला, सेवक, सुधीर कुमार, कोमल शर्मा, अर्चना यादव, दीपक, रेखा चौधरी, शिवांगी सिंह, प्रियंका तिवारी, रुतेश कुमार राव, एजाज अहमद, हरिराम, देव ठाकुर, तुहिननाथ, विमला, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो प्रॉपर चल रही है। तो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, या हम यूं कहें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोनों बात एक ही है, ठीक है। और ये टॉपिक एग्जैक्ट शुरू माना जाता है 28 दिसंबर 1885 से, क्योंकि वहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से पहले भारत में कोई दल नहीं था या राजनीतिक संगठन नहीं था। राजनीतिक संगठन तब से स्थापित होना शुरू हो गए थे जब द्वारिका नाथ टैगोर ने लैंड होल्डर एसोसिएशन, मतलब जमींदार सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, वो स्थापित की थी। तो कांग्रेस एक संगठनों का मिला जुला स्वरूप था जिसमें बहुत सारे घटनाक्रमों की भूमिका रही थी। जैसे उसमें 1857 की भी भूमिका थी, लगातार जो सुधार हुए उनकी भूमिका थी, भारत यूरोपियों के संपर्क में आया उसकी भी भूमिका थी, जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हुए, समाज और धर्म सुधार हुए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारत में एकता स्थापित की। दूसरा, वैश्विक घटनाक्रम, पूरी दुनिया में जो घटनाक्रम हो रहा था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं योगदान दिया। तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री का माधव बैच दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर स्टार्ट किया गया है, जिसके साथ टेस्ट सीरीज और फ्री टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हैं वो आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आप वहां से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक पिन मैसेज में दिया हुआ है, तो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यदि आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, स्टेट पीसीएस, DSSB, केवीएस, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास की टेस्ट सीरीज जो टोटल 10 टेस्ट हैं वो दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहां से एक मजबूत टेस्ट सीरीज यदि आप और एनालिसिस करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो इस पहले क्वेश्चन से मैं कुछ चीजें पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हम पढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, वो राष्ट्रीय आंदोलन हम 3 चरणों में पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण और उसके बाद तीसरा चरण। ये 3 चरण में हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं। पहला चरण जो था वो था हमारा कांग्रेस की स्थापना से 1885 से और 1905 ईस्वी तक, ठीक है। ये चरण हमारा कहलाता है उदारवादी युग, क्योंकि कांग्रेस स्थापित हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे उसने कार्य करना शुरू किया था। 1905, इस चरण को हम उदारवादी युग कहते हैं क्योंकि उदारवादी नेताओं का इस चरण में प्रभाव था। अब उदारवादियों की जो सबसे बड़ी असफलता थी वो थी बंगाल का विभाजन। तो गर्मपंथियों ने आरोप लगाया कि ये किसी काम के नहीं है, जो ये बंगाल के विभाजन को भी नहीं रोक पाए। अब इस चरण में हम प्रमुख नेता जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है, SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उसके अलावा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे नेता हम इस चरण में पढ़ते हैं उदारवादी युग में। अब उसके बाद दूसरा चरण जो है वो है 1905 से और 1919 ईस्वी तक, मतलब लगभग वहां तक जहां तक मॉन्टफोर्ड अधिनियम नहीं आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसको पढ़ते हैं वो नहीं आया, ठीक है। इस चरण को देखो आप पुस्तकों में, कई सारी पुस्तकों में आप उग्रवादी युग लिखा मतलब देखोगे, ठीक है। तो उग्रवादी टर्म जो है, आपको लगता है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय उग्रवादी थे, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो ये गर्मपंथी युग था, वो टर्म ही साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की है, उग्रवादी। जैसा वो लिखते गए ब्रिटिशर्स या साम्राज्यवादी इतिहास लेखक, ठीक उसको कॉपी करके और वो चरण चलता रहा। बाकी एग्जैक्ट वो टर्म जो है वो गर्मपंथी है। देखो यहां तक क्या था कि कांग्रेस
एक विचारधारा में विश्वास रखती थी कि सरकार के समक्ष अपने जो मांगे हैं वो रखी जाएं और सरकार उन पर कोई ध्यान बहुत ज्यादा नहीं देती थी और एक संवैधानिक दायरे में रहकर वो मांगे रखी जाती थी। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे चरण में किन का प्रभाव आया? अरविंदो घोष और प्रमुख रूप से लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिनका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, तो उनका प्रभाव आया और उन्होंने कहा कि अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा, कि ये हमारे अधिकार हैं जो हम मांग रहे हैं, हम सरकार से राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरा चरण ये कहलाता है। और तीसरा चरण 1919 से 1947 तक, और उसमें मोहनदास करमचंद गांधी आई गए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस। तो उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा किसने निर्धारित की? मोहनदास करमचंद गांधी ने निर्धारित की। तो हम इन चरणों में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला हुआ रखिएगा, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रहिएगा, ये राजनीतिक पार्टियों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। ठीक है, कि आप गांधी के विरोधी हैं या गांधी के पक्षधर हैं, यह अलग तरह का मसला है। स्वाभाविक सी बात यह है कि क्वेश्चन आएगा ना, वहां आपकी विचारधारा नहीं अप्लाई होगी, वहां पर वो अप्लाई होगा जो इतिहासकारों ने कहा है, और मैं वही पढ़ा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपके पूरे सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई सारे सेशन इस पे होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन भी, मतलब ये 3 चरण भी होंगे पहले, फिर उसके बाद गांधी युग होगा, फिर उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपका दिमाग खुला हुआ रहे। मैं वही बता रहा हूं जो केवल किताबों में लिखा हुआ है। सबसे विवादित, जो जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, वो टॉपिक भी यही है। तो थोड़ा सा आप ब्रॉड माइंड रहिएगा, आपको बहुत बेहतर ये टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मोनियर विलियम्स को उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहायता की थी? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। पीआर भीचर, मंजू सैनी, नमस्कार। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। देखो, सही आंसर है हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। फटाफट से आंसर दे, महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड में क्या हुआ करते थे? वो संस्कृत के प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है, 1905 में ये लंदन गए थे और वहां पर इन्होंने, वो सॉरी, लंदन तो पहले ही गए थे। 1905 में इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये संस्था स्थापित की थी और इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था, इंडियन सोशलॉजिस्ट। इंडियन सोशलॉजिस्ट, ये समाचार पत्र किसने निकाला था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही निकाला था और इन्हीं ने एक हॉस्टल स्थापित किया था वहां पर, इंडिया हाउस। ठीक है, ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, इसी का, भारतीय स्वशासन संघ जो था उसी का जो हॉस्टल था वो क्या कहलाता था? इंडिया हाउस कहलाता था। इसी का ऑफिस था। ये कहने को तो इसका ऑफिस था, बाकी ये क्रांतिकारियों का गढ़ था। इन्हीं श्यामजी कृष्ण वर्मा की स्कॉलरशिप पर जो वीडी सावरकर हैं वो कहां पर गए थे? इंग्लैंड गए थे और बाद में उन्होंने इंडिया हाउस का कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, तो ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जाने से पहले मोनियर विलियम्स की मदद की थी संस्कृत अंग्रेजी का डिक्शनरी तैयार करने में। सही आंसर है हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा, हमारा सही आंसर है। देखो, इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित की थी और 1905 में ही एक और संस्था स्थापित हुई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब हम कह सकते हैं भारत सेवक समाज। ये किसने स्थापित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने ये स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कौन सी नरम दल की मांगे थी? भारत और इंग्लैंड में आईसीएस के लिए एक साथ परीक्षा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करो, शस्त्र अधिनियम को रद्द करो, सैन्य व्यय में वृद्धि करो और सेना में कमीशन प्राप्त पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करो। इनमें से कौन कौन सी नरम दल की मांगे थी, ये हमारा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर दें कि कौन कौन सी नरम दल की मांगे थी। नरम दल मतलब वो दल जिसको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भरोसा था, वो दल जो उस समय के परिदृश्य में, देखो समय बहुत बड़ी मांग होती है कि समय क्या चाहता है। यदि नरमपंथी हम यूं कहें कि सीधा कांग्रेस मतलब जब स्थापित हुई तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर सीधा प्रतिरोध करते, तो आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस मूवमेंट को चलने देती? नहीं। तो नरमपंथियों का सबसे बड़ा योगदान था कि उसने सबसे पहले जनभावनाएं जागृत की। अगर वो सीधा विरोध करते तो सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। तो उदारवादी वर्ग या हम कह सकते हैं नरमपंथी, बात एक ही है। ये वो वर्ग था जो अंग्रेजी शासन को क्या मानता था? न्यायप्रिय मानता था कि ब्रिटिश शासन जो है वो पूरी तरह न्यायप्रिय है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी वजह यह भी थी कि इन्होंने ब्रिटिश शासन से पहले का वक्त देखा था। ठीक है, इन्होंने वो वक्त देखा था जब हर किलोमीटर के साथ न्याय बदल जाते थे, कानून बदल जाते थे, हर भाषा के साथ कानून बदल जाते थे। तो इन्होंने वो वक्त देखा था, तो उस आधार पे ये ब्रिटिश शासन को न्यायप्रिय मानते थे। दूसरा ये मानते थे कि अंग्रेजी शासन जो है वो भारत के लिए किसी दैवीय वरदान से कम नहीं है, कि भारत का सौभाग्य है कि उनको ब्रिटिशर्स का शासन प्राप्त हुआ। ऐसा किनका मानना था? उदारवादी लोगों का मानना था। ठीक है, तो ये चाहते थे कि इंग्लैंड में आईसीएस के लिए भारत में एक साथ परीक्षा हो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, ये बिल्कुल ये चाहते थे। शस्त्र अधिनियम ये चाहते थे कि रद्द हो। ठीक है, ये चाहते थे कि सैन्य व्यय में कमी की जाए, ना कि वृद्धि की जाए। सैन्य व्यय में कमी की जाए और आर्म्स एक्ट जो है, शस्त्र अधिनियम जो है वो रद्द किया जाए। शस्त्र अधिनियम जो है वो क्या किया जाए? रद्द कर दिया जाए। ये मांगे थी इनकी। और सेना में कमीशन पदों पर प्राप्त भारतीयों की कमीशन पदों पर नियुक्ति की जाए, क्योंकि भारतीय भले ही कितना भी ब्रिटिशर्स का हिमायती हो, लेकिन वो सेना में सूबेदार से ऊपर पद पर नहीं जा सकता था, एग्जैक्ट रिसलदार। ठीक है, और रिसलदार रैंक आपने अगर आर्मर्ड फोर्सेज जो है उसमें देखी होगी, आर्मर्ड में देखी होगी, क्योंकि मेरे फादर आर्मर्ड से थे तो मुझे पता है कि वहां रिसलदार एक रैंक होती है सूबेदार के समकक्ष, और उसके बाद रिसलदार मेजर होता है, उसके बाद ऑफिसर रैंक शुरू हो जाता है। मतलब पहले सेकंड लेफ्टिनेंट था, अब लेफ्टिनेंट है, फिर उसके बाद कैप्टन, फिर उसके बाद मेजर, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, बीच में ब्रिगेडियर आता है कर्नल के बाद, और फिर उसके बाद अंत में जनरल। ठीक है, तो भारतीय जो है वो कमीशन प्राप्त पद जो थे, मतलब ऑफिसर रैंक जो थे, वहां पर नहीं पहुंच पाते थे, भले ही वो ब्रिटिश शासन के कितने ही हिमायती हो। तो ये भी सही है। सैन्य व्यय में वो कमी चाहते थे। तो ए, बी, सी और ई ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से क्रांतिकारी चरणों के बारे में सही है? अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या अधिकारी वर्ग के बीच दहशत उत्पन्न करने के लिए की जाती थी। अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या लोगों का डर और निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए की जाती थी। अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए की जाती थी। राष्ट्रवादी समाचार पत्र युगांतर के आह्वान किया कि बल से बल को रोकना चाहिए, ताकत से ताकत को रोकना चाहिए। मद्रास में भारत माता एसोसिएशन के वंची अय्यर ने एक अधिकारी की हत्या की जो गरम दल के नेता चिदम्बरम पिल्ले को गिरफ्तारी का विरोध कर रही भीड़ पर गोली चलाने के लिए जिम्मेदार था। अब इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट से आंसर दें, जितनी जल्दी हो सके उतना आंसर दें। सारे सही हैं क्या? बी सबका सही आंसर है।
मतलब अगर बी को सही माने तो आपके अकॉर्डिंग सी एलिमिनेट हो जाएगा। अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए नहीं की जाती थी क्या? देखिए सुनिए, तो अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती थी, जैसे खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, ठीक है। तो उनकी हत्या किसके लिए की जाती थी? जैसे रैंड और एस्ट की हत्या कर दी गई थी, पहली राजनीतिक हत्या। तो उनकी हत्या इसलिए की जाती थी कि जो अधिकारी वर्ग है वो अत्याचार करता था और उनके बीच भय उत्पन्न हो, दहशत उत्पन्न हो, इसलिए इनकी हत्या की जाती थी। तो पहला कथन सही है। अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या लोगों में जो दहशत थी वो दूर दूर करने के लिए और लोगों में जो निष्क्रियता आ जाती थी उसको दूर करने के लिए की जाती थी, ये बात भी सही है। अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए की जाती थी, ये बात भी सही है, ठीक है। राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो युगांतर अखबार था, क्रांतिकारी अखबार था, और कौन कौन प्रकाशित करते थे इसको? बारिंद्र घोष, ये संगठन भी था, बारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त, है ना, इनका समाचार पत्र था। युगांतर संगठन का समाचार पत्र था। उसमें यह कहा गया, आह्वान किया गया कि ताकत को ताकत से ही रोकना चाहिए। देखो क्रांतिकारियों की प्रमुख विचारधारा क्या थी? वो क्रांतिकारी ये मानते थे कि बल का जवाब बल से देना चाहिए, ताकत का जवाब ताकत से देना चाहिए, गोलियों का जवाब गोलियों से देना चाहिए। तो ये बात भी सही है, ठीक है। मद्रास में भारत माता एसोसिएशन के वंची अय्यर ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की। इन्होंने रॉबर्ट एस की हत्या की थी। वंची अय्यर ने किन की हत्या की थी? तो इन्होंने रॉबर्ट एस की हत्या की थी, रॉबर्ट एस की हत्या की थी। और ये रॉबर्ट एस था कौन? तो ये तिरुनेलवेली का कलेक्टर था। वो तिरुनेलवेली है वो, है ना, तिरुनेलवेली का कलेक्टर हुआ करता था। और ये का कलेक्टर, ठीक है। और ये जो, अरे यार, कलेक्टर। और ये जो प्लान बनाया था, ये पूरा विचार किसने बनाया था, ये योजना किसने बनाई थी? तो ये योजना बनाई थी नीलकंठ ब्रह्मचारी ने, नीलकंठ ब्रह्मचारी ने। लेकिन वो इस कंसेप्ट से उसका कोई लेना देना नहीं था। गरम दल के नेता चिदम्बरम पिल्ले की गिरफ्तारी का विरोध कर रही भीड़ पर गोली चलाने के लिए वो उत्तरदायी नहीं था। तो इनमें से ए बी सी डी सही आंसर है, ई हमारा आंसर नहीं आएगा। ए बी सी डी सही आंसर है, ठीक है। तुरंत प्रभाव से यू टर्न ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि मैं अपने देश को माता मानता हूं और मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं? अरविंदो ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, और रास बिहारी बोस ने? जल्दी आंसर दीजिए। किसने कहा था कि मैं अपने राष्ट्र को माता मानता हूं? पुनीत चंद्र जय श्री राम। अरविंदो ने कहा था, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के सारे फैक्ट याद रखना। एक तो इन्होंने स्वराज्य की मांग की थी, स्वराज्य की मांग की थी। स्वराज्य की अवधारणा देने वाले पहले भारतीय कौन थे? फटाफट से आंसर दें, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी कई सारे फैक्ट इनके याद रखना, इनके समाचार याद रखना कि एक तो वंदे मातरम इनका समाचार पत्र था, उसके अलावा कर्मयोगी इनका समाचार पत्र था, उसके अलावा धर्म इनका समाचार पत्र था, ठीक है। और अरविंदो घोष ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी, मैंने बताई भी थी आपको। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर, और भवानी मंदिर पुस्तक में ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर का अंश माना था और उनका पैगंबर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को माना था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और मैंने सॉल्व भी करवाया है। भवानी मंदिर लिखी थी उन्होंने, सावित्री उन्होंने लिखा था, द लाइफ डिवाइन उन्होंने लिखा था, द लाइफ डिवाइन उन्होंने लिखा था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखा था, न्यू लैम्प्स।
फॉर ओल्ड लिखा था उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने दिव्य जीवन लिखा था। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अरविंदो घोष की है। बाद में पांडिचेरी में सन्यासी बन गए थे वो। मैं अपने देश को माता मानता हूं और उससे प्रेम करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं। ये कथन किनका है? अरविंदो का है। ठीक है, तो वीडी सावरकर ने कहां से स्वराज्य की अवधारणा दी थी? सबसे पहले स्वराज्य की अवधारणा देने वाले कौन थे? कल अच्छे से बताया था यार मैंने कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन जो है वो बुरे से बुरे स्वदेशी शासन का स्थापत्य नहीं हो सकता। इसे तो हम क्या कहते हैं? इसे ही तो हम स्वराज्य कहते हैं या स्वशासन कहते हैं। वीडी सावरकर कहां से स्वराज्य की अवधारणा दी है सबसे पहले? देखो सही आंसर है हमारा अरविंदो। सही आंसर है अरविंदो घोष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही हैं? लोकमान्य तिलक ने वेदों द्वारा प्रतिपादित वेदांत ज्योतिष खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था। उन्होंने आर्कटिक कनेक्शन नामक पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर आर.एन. दांडेकर एक प्रख्यात भारतविद थे। मैक्स मूलर ने स्वयं अपने द्वारा संपादित ऋग्वेद की प्रति लोकमान्य तिलक को भेजी थी और लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मराठी भाषा में की। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? फटाफट से आंसर दीजिए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। किनके बारे में कथन है? बाल गंगाधर तिलक के बारे में कथन है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको मैंने बताए थे कि वो रत्नगिरी महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। बाल गंगाधर तिलक, मधुबाला कुमारी नमस्ते। चित्पावन ब्राह्मण थे और उनकी राजनीति में पूरा धर्म का हस्तक्षेप था। वो ये मानते थे कि धर्म जो है वो हमें स्वतंत्रता दिलवाएगा, क्योंकि उनका यह मानना था कि धार्मिक आधारों पर राजनीतिक एकता स्थापित करना ज्यादा आसान है। उनके समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो मराठा और केसरी उनके समाचार पत्र थे। मराठा किस भाषा में था? तो मराठा अंग्रेजी भाषा में था और दूसरा केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। ठीक है, उन्होंने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी? तो उन्होंने पुस्तकें लिखी गीता रहस्य, ये मांडले जेल में उन्होंने लिखी थी 1908 से 1914। मैंने कल भी बताया था कि 1908 में जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, वो किंग्सफोर्ड बच गया। बाद में खुदीराम बोस को तो फांसी दे दी गई। देश में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस ही थे और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो तिलक ने अपने समाचार पत्रों में छापा कि उन्होंने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है, वहां पर कोई अनैतिक कार्य उन्होंने नहीं किया है। तो उन्होंने पुस्तक लिखी गीता रहस्य और एक पुस्तक लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस या आर्कटिक होम ऑफ दी वेदास। ये किन की पुस्तकें हैं? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें हैं वेदास। ठीक है, तो 1908 में उन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया था। वो 1914 में रिहा हुए थे। 6 वर्ष के लिए उनको सजा सुना दी गई थी। ये गीता रहस्य उन्होंने मांडले जेल में ही लिखा था। ठीक है, अतुल नितिन शर्मा, मेरी क्लास अब केवल यहीं पर होती है और मेरे कोर्स जो हैं वो भी यहीं पर अवेलेबल मिलेंगे। आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मेरा करंट का कोई कोर्स नहीं मिलेगा और मेरा कंप्लीट कोई कोर्स नहीं मिलेगा, यहीं पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक ने वेदों द्वारा प्रतिपादित वेदांत ज्योतिष खगोल शास्त्र का अध्ययन किया, ये बात सही है। आर्कटिक कनेक्शन नहीं लिखी उन्होंने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। और उसमें आर्यों का मूल स्थान उन्होंने क्या माना था? उत्तरी ध्रुव माना था कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से भारत आए। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने आर्कटिक कनेक्शन नामक पुस्तक नहीं लिखी, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक लिखी थी। और ये किसकी पुस्तक है? ये कैरोल हेनरी की पुस्तक है। आर्कटिक कनेक्शन ये किसकी पुस्तक है? कैरोल हेनरी की पुस्तक है ये। ठीक है, तो ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। आर.एन. दांडेकर जो थे वो भारतविद थे, ये कथन सही है। मैक्स मूलर ने अपने द्वारा संपादित ऋग्वेद की प्रति लोकमान्य तिलक को भेजी थी
और मैक्स मूलर ने कहा भी था, ये कथन भी पूछ लिया जाता है कि एक संस्कृत विद्वान होने के नाते मेरी बाल गंगाधर तिलक में गहरी दिलचस्पी है। वो किसका था? तो वो किसने ही कहा था? प्रतिभा झा। जहां सच न चले वहां झूठ सही, और जहां हक न मिले वहां लूट सही। मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कि ऐसी क्रांतिकारियों की विचारधारा थी। ठीक है, देखो अगर ये क्रांतिकारियों की विचारधारा रही होती तो चंद्रशेखर आजाद जो है, जो स्पेक्ट्रम में लिखी है, हर लाइन सही नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद जो काकोरी कांड हुआ था, उस काकोरी कांड किया ही क्यों गया था कि उससे पहले वो क्रांतिकारी साहूकारों को लूटते थे। फिर चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि यदि हम अपने देशवासियों को ही लूटते रहे तो ये देशवासी हमारे विरोधी हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने वो आइडियोलॉजी बदली थी, उन्होंने ये कहा था कि सरकारी खजाना लूटा जाए। ठीक है, खैर मैक्स मूलर ने कहा था कि एक संस्कृत विद्वान होने के नाते मेरी बाल गंगाधर तिलक में गहरी दिलचस्पी है। और लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में की थी। मतलब जो ये सारे कथन सही हैं, ACDE हमारा सही आंसर हो जाएगा, से हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के सूखा अथवा महामारी के उनकी फसल पैदा नहीं हो पाने की दशा में भू राजस्व का भुगतान नहीं करने की सलाह दी थी। जब वायसराय एल्गिन ने भारतीय मिलों में निर्मित कपड़ों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया, तब उन्होंने स्वदेशी आह्वान और ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार किया। तिलक को 1897 में गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाने और असंतोष फैलाने का आरोप लगाया गया। तिलक ने क्षमा मांगना अस्वीकार कर दिया और 18 माह के कठोर सश्रम कारावास को स्वीकार किया। बाल गंगाधर तिलक ने स्कैंडिनेवियन ओरिजिन ऑफ आर्यन नामक पुस्तक लिखी थी। ये इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो अब कुल मिला के सही नहीं है? सही है ये पूछा है। ठीक है, कौन कौन से कथन इनमें से सही है? राधे श्याम, नमस्कार। मॉडर्न ही तो चल रहा है ये और कौन सा चल रहा है? देखिए, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के सूखा और महामारी में उनकी फसल पैदा नहीं हो तो उन्होंने ये कहा कि भू राजस्व जमा मत करवाओ। ये कथन सही है। जब वायसराय एल्गिन, ये वही एल्गिन है जिसने कहा था कि तलवारों की ताकत से भारत को जीता गया है और तलवारों की ताकत से ही उसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। तो जब उन्होंने कपड़ों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया तब उन्होंने स्वदेशी आह्वान किया। देखो स्वदेशी की टर्म जो है वो फिर वही बात आ जाती है कि सबसे पहले ये स्वदेशी की अवधारणा दी किसने? तो वही स्वामी दयानंद सरस्वती। इसीलिए मैंने कल आपको अच्छे से टाइम लेके और उनके विचार समझाए थे। और जो मैंने अभी जब ये सेशन शुरू किया उससे पहले भी बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था, समाज और धर्म सुधार जो हुआ था, उसने प्रभावित किया था, उन विचारों ने प्रभावित किया था। लगातार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी अवधारणा पेश की? स्वदेशी की अवधारणा पेश की। और भारतीयों ने फिर बाद में स्वदेशी मूवमेंट चलाया। तो क्या करते थे? देखो ब्रिटिशर्स का एक पैटर्न था, अंग्रेज जो थे उनका एक पैटर्न था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने क्या किया कि भारत से कि ये क्या लेते थे? कर लेते थे। मतलब भारतीयों का पैसा टैक्स लिया, उसी पैसे से ये क्या खरीदते थे? कच्चा माल खरीदते थे। भारतीयों का ही पैसा लगाया, अपना कोई पैसा नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद इस कच्चे माल को भेजा जाता था ब्रिटेन और इससे बनते थे उत्पाद। और उन उत्पादों का फिर कहां, वो उत्पाद जो बनते थे वो कहां बेचे जाते थे? भारत में बेचे जाते थे। अब देखो दो बार भारतीयों की जेब से पैसा निकला। एक बार तो जब उन्होंने टैक्स दिया और दूसरी बार ये तैयार प्रोडक्ट खरीदे। अब क्या होता था कि वहां मशीनों में चीजें बनती थी तो वो बड़े पैमाने पर बनती थी। भारत में हैंडीक्राफ्ट होती थी चीजें, तो श्रम ज्यादा लगता था, वो स्वाभाविक सी बात है, महंगी होती थी। दूसरी चीज क्या होती थी
कि ब्रिटेन से यहां तक वस्तु लाई जाती थी तो उस पर परिवहन लागत भी लगती थी। तो ये क्या करते थे कि भारतीय वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देते थे और भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती थी, कुल मिला के कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाती थी। अब भारतीयों को जब ये स्वदेशी मूवमेंट चला उसके बाद लगातार भारतीयों ने यह महसूस किया कि यार हम ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग यदि नहीं करते हैं तो उनको व्यापारिक हानि होती है और अंग्रेजों को इससे जोर तो आता है, ऐसा भारतीयों ने महसूस किया। तिलक को 1897 में गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाने मतलब असंतोष भड़काने राजद्रोह 124 ए के तहत उनको जेल भेज दिया गया था। ठीक है, तो उनको जेल भेज दिया गया था। चापेकर बंधुओं ने जब रैंड और एस्ट की हत्या की थी उसके बाद की बातें हैं ये। ठीक है, तिलक ने क्षमा मांगना अस्वीकार कर दिया। वो क्या कहा करते थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनकी अवधारणा में ही नहीं था क्षमा, उन्हें यही नहीं लगता था कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। तो ये बात भी सही है, तो उन्होंने सश्रम कारावास जो है वो स्वीकार किया था। और चौथा, बाल गंगाधर तिलक ने स्कैंडिनेवियन ओरिजिन ऑफ आर्यन ये पुस्तक नहीं लिखी। तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक लिखी थी। तो ऊपर के चारों कथन सही हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, मैं इतने दिन से आपको लगातार कंसेप्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी क्लासेस देखने के बाद ऐसा कुछ लगता है कि खुद की कुछ आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है। यदि आपकी इतिहास के प्रति कोई विचारधारा डेवलप नहीं हो रही, यहां से तो क्लास क्लियर है, यहां से बफरिंग नहीं आ रहा है, यहां से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, पर थोड़ा सा लगातार चीजों को जब रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट के साथ लगातार पढ़ते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे चीजें स्थायी होंगी, एक दिन में स्थायी नहीं हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कौन से कथन सही है? अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस का सर्वहारा से संपर्क न होने के रूप में वर्णन किया था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस को अराष्ट्रीय अननेशनल के रूप में चित्रित किया गया था। अरविंदो घोष के विचार में कांग्रेस जो है वो अतिशयवाद से मर रही थी और रानाडे ने एसेज एन यूरोपियन इकोनॉमिक लिखे। ठीक है, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी आंसर दें फटाफट। कौन कौन से कथन सही हैं? देखो, अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक लिखी। न्यू लैम्प्स मतलब हम ये कह सकते हैं नई रोशनी, फॉर ओल्ड पुरानों के लिए। तो अरविंदो घोष जो है वो गर्मपंथी थे। अरविंद घोष क्या थे? अरविंद घोष पूरी तरह से गर्मपंथी थे और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है उस कांग्रेस का सर्वहारा से संपर्क नहीं है। देखो, वास्तविकता ये थी कि कांग्रेस जब स्थापित हुई थी तो उसके सदस्यों में प्रमुख रूप से कौन हुआ करते थे? देखो, लैंड होल्डर मतलब जमींदार, दूसरा वकील और तीसरा व्यापारी बिजनेसमैन, ये लोग हुआ करते थे। एक दिन जब सम्मेलन होता था बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते थे, अपना मांग पत्र रखते थे, शाम को पार्टी वार्टी करते थे और उसके बाद चले जाते थे। ठीक है, तो इनका सामान्य व्यक्तियों से कोई लेना देना कांग्रेस का नहीं था शुरुआती दौर में। और उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस का सर्वहारा से संपर्क नहीं है, मतलब आमजन की पार्टी कांग्रेस नहीं है। ठीक है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कहा कि कांग्रेस जो है वो अननेशनल है। ठीक है, तो ये पहले के तीनों कथन सही है। अरविंद घोष के विचार में कांग्रेस अतिशयवाद से मर रही थी, ये कथन सही है। और रानाडे ने एसेज इन यूरोपियन इकोनॉमिक लिखा, ये किसकी पुस्तक है? ये एडवर्ड अर्नोल्ड की पुस्तक है, रानाडे की नहीं है। ठीक है, बाकी रानाडे में हम कई सारी चीजें पढ़ भी चुके हैं। गोखले के गुरु कौन थे? रानाडे ही थे। गोखले के गुरु रानाडे ही थे।
प्रार्थना समाज की स्थापना में रानाडे का बड़ा योगदान था। मैंने कल भी बताया था कि आत्माराम पांडुरंग के साथ संस्थापक सदस्यों में कौन भी थे, रानाडे भी थे। महाराष्ट्र का सुकरात किनको ही कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात रानाडे को ही कहा जाता है। रानाडे ने ही विधवा विवाह संघ स्थापित किया था, विधवा विवाह संघ स्थापित किया था। और 1870 में रानाडे ने ही क्या स्थापित किया था, पुनः सार्वजनिक सभा स्थापित रानाडे ने ही किया था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो पुस्तक लिखी गई है एसेज एन यूरोपियन इकोनॉमिक, ये किसकी है, एडवर्ड अर्नोल्ड की है। तो ये कथन गलत है। कुल मिला के सही आंसर है ए, बी, सी और डी। रानाडे के गुरु गोखले नहीं थे, मैंने क्या लिख दिया, गोखले के गुरु रानाडे थे। मैंने सही तो बताया है ना यार, काहे कंफ्यूज या रहे हो मुझे। नहीं, हमारी तरफ बारिश नहीं हो रही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली से शुरू कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पंजाब में कूका आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आईसीएस से अयोग्य घोषित किया गया, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना, कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की नींव रखी। इन घटनाओं को क्रम से लगाना है। जल्दी आंसर दें फटाफट से। मैं कहां से हूं, मैं अलवर से हूं। आप सभी इंस्टा वगैरह पर फॉलो क्यों नहीं करते? इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे फॉलो कर लीजिए आप सभी लोग। देखो, कूका आंदोलन पंजाब में कब चला था, तो ये चला था 1840 से शुरू हुआ था। भगत जवाहरलाल ने ये शुरू किया था। 1840 से 72 तक चला था। राम सिंह कूका को अंत में कहां निर्वासित कर दिया गया था, रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा, एसएन बनर्जी को आईसीएस में अयोग्य कब घोषित किया गया, 1869 में। ठीक है। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रानाडे ने कब की, 1870 में। कलकत्ता में जो इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी, और ये इंडियन लीग किसने स्थापित किया था, शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने ये स्थापित किया था। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 की। कुल मिला के ये जो कूट बनेगा वो बनेगा यार, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। एसएन बनर्जी को कब आईसीएस से अयोग्य घोषित किया गया था? ठीक है, तो सब कुछ ही गायब हो गया, ये कैसे हुआ? ये तो सही था यहां तक तो। यार, ये क्वेश्चन ही गायब हो गया, ये तो मिल ही नहीं रहा है। अबे क्वेश्चन मेरी समझ से परे, इतनी टेक्निकल चीजें मैं जानता नहीं कि ये रिप्लेस कहां से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब तो। निम्नलिखित में से किसने 1871 में गाय संरक्षण के मुद्दे को उठाया था? अकाली दल, कूका आंदोलन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। 1871 में गाय संरक्षण के मुद्दे को किसने उठाया था, ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ठीक से पढ़िएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जल्दी आंसर दें फटाफट से। हमने ये क्लास 2 लाइव से शुरू की थी, याद है आपको? जब पहले दिन जिन्होंने ये क्लास देखी थी तब 2 लाइव थे। क्या आप सभी लोगों का सहयोग है कि यहां तक हम पहुंच चुके हैं? राजेंद्र खोखर, सत श्री अकाल। देखिए, आर्य समाज किस किसने आंसर दिया है? किसी ने नहीं दिया। तो वो तो पहले ये सोच लें कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। यहाँ कब का पूछा जा रहा है, 1871 में। ठीक है। अगर इतना सा भी आप याद किए होते तो आराम से आंसर आ जाता। जो कूका विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1840 से 72। और ये कूका विद्रोह जो हुआ था ये किसने शुरू किया था, भगत
जवाहरमल ने शुरू किया था। इन्हीं को सियान साहब कहा जाता था, भगत जवाहरमल या सियान साहब। बाद में नेतृत्व किसने किया था? तो बाद में इसका नेतृत्व बालक सिंह ने किया था, फिर राम सिंह कूका ने किया था। तो इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये आंदोलन जो है 1872 में क्या हुआ कि 1872 में 50 कूका विद्रोही तोप से उड़ा दिए गए, तोप से उड़ा दिए गए। ठीक है, और राम सिंह कूका जो थे, आंदोलन का नेतृत्व किनके हाथों में था? राम सिंह कूका के हाथों में था। तो राम सिंह को कहां निर्वासित कर दिया? रंगून, काला पानी दे दिया गया। ठीक है, तो ये कूका आंदोलन जो चला था, उन्होंने गाय संरक्षण का मुद्दा उठाया था। कूका आंदोलन जो चला था, उन्होंने गाय संरक्षण का मुद्दा उठाया था। ठीक है, आप सभी लोग लगभग शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन पहली क्लास थी उस दिन 2 लाइव थे इस क्लास में, और आप सभी लोग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10, 12, 15 तब उस तरह मतलब के लाइव थे, तब भी आप लोग क्लास में रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, सिंह सभा आंदोलन जो है उसके बारे में कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। इसकी स्थापना जालंधर में हुई थी। इसकी योजना सिख समुदाय में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रबोधन के लाभों को प्राप्त करवाना था। इसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुत्थानवादियों के धर्मांतरणकारी गतिविधियों का सामना किया, और इसने संपूर्ण पंजाब में खालसा स्कूल और कॉलेजों का एक नेटवर्क बनाया। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? कोमल गुप्ता, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। बस ठीक से स्टूडेंट हो, अपन पढ़ाते रहें, वो पढ़ते रहें, बस इतना बहुत है। सीएच विजय नए नहीं है आप चैनल पे, आप बहुत समय से क्लास देख रहे हैं, जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए। देखो, सिंह सभा एक संस्था स्थापित हुई थी 1 अक्टूबर 1873 को। ठीक है, इसकी स्थापना कहां हुई थी? अमृतसर में हुई थी। इसकी स्थापना अमृतसर में हुई थी। फिर उसके बाद सिंह सभा 1879 में कहां स्थापित हुई? लाहौर में स्थापित हुई। और ये किसने स्थापित की थी? तो ये सिंह सभा गुरमुख सिंह ने स्थापित की थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1873 में जितनी भी सिंह सभाएं थी उन्होंने उन सबको मिला दिया गया, और इसका नाम क्या रख दिया गया? खालसा दीवान रख दिया गया। खालसा दीवान रख दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। यदि इस मत को माने तो स्थापना जालंधर में तो मतलब 2 बार सिंह सभा की स्थापना हुई थी। कोईसी में भी जालंधर जो है, जो कोईसी भी स्थापना जालंधर में नहीं हुई थी। सिख समुदाय में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रबोधन के लाभों को प्राप्त करना था, यह इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसने ईसाई मिशनरीज, और ये तो गलत है, बै तो गलत हो ही गया। इसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुत्थानवादियों के धर्मांतरणकारी गतिविधियों का सामना किया, क्योंकि लगातार उसने जो सिंह सभा स्थापित हुई थी, इस सिंह सभा ने ईसाई मिशनरीज का प्रतिरोध झेला, और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान उस समय हो चुका था, तो वो पूरा प्रतिरोध झेला। इसने पंजाब में खालसा स्कूलों और कॉलेजों का नेटवर्क बनाया। तो बाकी के कथन सही हैं, ACDE ये चारों कथन सही हैं। जो इसकी स्थापना जालंधर में नहीं हुई थी, या तो लाहौर आना चाहिए या अमृतसर आना चाहिए, और इस हिसाब से तो अमृतसर आना चाहिए। तो आप सीधा ही याद रखें कि स्थापना कहां हुई थी? 1873 में अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने लगातार बताया है, आप एक बार ये बताएं, आप लगातार मैंने बताया है, आप ये बताएं कि अमृतसर जो है वो सिखों की धार्मिक राजधानी थी। राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर किससे छीना था? कौन सी मिसल से? 12 मिसलें हुआ करती थी ना, उनमें से किस मिसल से अमृतसर रणजीत सिंह ने छीना था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर माधव बैच जो है
वो शुरू किया गया है। उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके अलावा टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर आप ये कोर्स अवेलेबल है। कंप्लीट मेरा थ्योरी का बैच जो है वो केवल मेरे ही एप्लीकेशन पे होगा, अदरवाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, भंगी मिसल से छीना था, भंगी मिसल से अमृतसर छीना था, उन्हीं से ही लाहौर छीना था। ठीक है, सुकरचकिया मिसल जो रणजीत सिंह की मिसल थी, वो महासिंह के बेटे थे, तो जो सुकरचकिया मिसल से पहले ताकतवर मिसल वो ही थी भंगी मिसल। ठीक है, यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहां से ये टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज कर सकते हैं। यदि आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, है ना। यदि ये सॉल्व करने की कांग्रेस का संस्थापक कौन था, मानव ने पहला जीव पालतू कौन सा बनाया, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो उसके लिए भले ही मत परचेज कीजिएगा उसको। आगे चलते हैं, सूची का मिलान करना है। शिवाजी महोत्सव 1914, गोपाल कृष्ण गोखले 1895, बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई 1915 और बीएचयू की स्थापना 1916। इनको सुमेलित करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। देश में आजादी के प्रयास हो रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, आपको नींदें आ रही हैं, जल्दी आंसर दें फटाफट से। दिल्ली कौन कौन रहते हैं? शेख हसीना से मिल के आए या नहीं मिल के आए? देखिए, शिवाजी महोत्सव जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके दो महोत्सव थे, दो उत्सव उन्होंने चलाए थे, गणपति और शिवाजी। गणपति और शिवाजी, तो गणपति तो कब चलाया था? 1893 में चलाया था, और शिवाजी 1895 में चलाया था। ठीक है, तो 1895 है कहीं। शिवाजी महोत्सव तो किससे सुमेलित हो जाएगा? 1895 से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में क्या स्थापित किया था? भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसने स्थापित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले का देहांत 1915 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले का देहांत 1915 में हुआ था। शायद फिरोज शाह मेहता का भी तभी हुआ था। इसी वजह से कांग्रेस में उदारवादी दल कमजोर पड़ गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल कब भेजा गया था? किस दौर में रहे थे वो? तो 1908 से और 1914 तक तिलक कहां रहे थे? मांडले जेल में रहे थे। मांडले जेल में रहे थे। ठीक है, मांडले जेल, मांडले जेल में रहे थे। और जब तिलक को 1914 में रिहा किया गया, तो 1914 से 18 विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 18 विश्व युद्ध हुआ। तो मैंने ये अच्छे से बताया है कि जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी, और तिलक ने अपने समाचार पत्रों में उनका समर्थन किया था, तो उसके बाद तिलक पर राजद्रोह लगाया गया था, धारा 124A। ठीक है, उसके तहत तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया था, और 6 वर्ष बाद वो रिहा हुए थे। तब तिलक जो है रिहा होते हैं, तो उस समय विश्व युद्ध, और विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारत की मदद चाहिए थी। लेकिन तब तक तिलक भी ये समझ चुके थे कि नरम दल के बिना आंदोलन चलाना संभव नहीं है। देखो, इस वस्तु स्थिति ये थी कि नरम दल और गरम दल दोनों एक दूसरे के पूरक थे। उदारवादी जो थे, उदारवादियों को कोई पूछता इसलिए था कि गरम दल वाले कोई कांड कर देते थे, और दूसरी चीज, गरम दल वाले जब कोई कांड कर देते थे तो उस पर लीपापोती कौन करते थे? तो उदारवादी करते थे, अनुनय विनय करके, और वो मना लेते थे सरकार को। तो तिलक ये समझ चुके थे कि जब तक राजनीतिक एकता नहीं है, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हैं, नरम दल और गरम दल के रास्ते अलग अलग हैं, तो तब तक कोई आंदोलन चलाया जाना संभव नहीं है। तो फिर वो प्रयास करते हैं। यही वो समय था जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, और गांधी को दक्षिण, वो जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बड़ा भरोसा था, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। वायसराय हॉर्डिंग ने उनको, हॉर्डिंग सेकंड ने उनको
केसर हिंद उपाधि दी थी, उनको लोग सार्जेंट कहने लग गए थे, भर्ती कराने वाला सेना में दलाल कहने लग गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से रिहा होते हैं 1914 में। और जो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU जो है, ये स्थापित किस नाम से हुआ था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापित हुआ था। और कब स्थापित हुआ था? तो ये मैंने अच्छे से बताया था, ये कब स्थापित हुआ था? 1898 में स्थापित हुआ था। 93 में एनी बेसेंट भारत आई थी। फिर उसके बाद अल्कोट की मृत्यु के बाद वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनती है 1907 में। उससे पहले वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित कर चुकी थी। और यही 1916 में मदन मोहन मालवीय के ने जब चंदा इकट्ठा करके और फिर इसको क्या नाम दिया गया था? BHU नाम दिया गया था। यहीं पर गांधी की पहली राजनीतिक उपस्थिति थी। ठीक है, तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। तो इस क्रम में होंगे ये। सही आंसर आएगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। शालिनी किसका क्लास चल रहा है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास चल रहा है, हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वीडी सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक थे। वीडी सावरकर ने कृष्ण वर्मा के छात्रवृत्ति की पेशकश को स्वीकार किया और जून 1906 में लंदन चले गए। वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की। वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। वीडी सावरकर इंडिया हाउस के सदस्य बने। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए। अब काम की चीजें पढ़ लो ना। देखिए, विनायक दामोदर दास सावरकर, इन सावरकर ने एक संगठन स्थापित किया था 1899 में। और वो संगठन कौन सा था? मित्र मेला, क्रांतिकारी संगठन था। और इसी का नाम बदलकर 1904 में क्या रख दिया गया था? अभिनव भारत रख दिया गया था। अभिनव भारत इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, वीडी सावरकर जो थे वो पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक हुआ करते थे। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति पर कहां गए थे? ब्रिटेन गए थे। एक चीज और याद रखना कि ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो छात्रवृत्ति दी थी, उस छात्रवृत्ति की सिफारिश किसने की थी? है ना? तो इस छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की थी बाल गंगाधर तिलक ने। सिफारिश किसने की थी? तिलक ने इस छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की थी। वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला स्थापित किया। ये मैं बता ही चुका कि ये कहां पर स्थापित किया था, तो नासिक में स्थापित किया था। मित्र मेला कहां पर यार? वेरी गुड। तो कहां पर स्थापित किया था यार? हाँ, हो क्या रहा है? समझ से परे हो रहा है सब कुछ। खैर, सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक थे। सावरकर ने कृष्ण वर्मा की स्कॉलरशिप जो थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा की, वो किसकी पेशकश पर स्वीकार की थी? बाल गंगाधर तिलक की पेशकश पर स्वीकार की थी। नासिक में उन्होंने मित्र मेला संगठन स्थापित किया था। सावरकर ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी स्वातंत्र्य समर। ठीक है, स्वातंत्र्य समर। और ये किस भाषा में थी? तो ये मराठी भाषा में थी। और हॉलैंड में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। वो किस नाम से? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 नाम से इसका अनुवाद हुआ। और सावरकर इंडिया हाउस के सदस्य बने थे। बाद में इंडिया हाउस नियंत्रण में किनके था? सावरकर के नियंत्रण में था। 1907 में जब ये स्वातंत्र्य समर जो पुस्तक थी, इसके कुछ अंश पिकविक पेपर्स नाम से भारत पहुंचे। तो फिर उसके बाद सावरकर को यहां से कहां ले जाया जा रहा था? भारत ले जाया जा रहा था। वो समुद्र में कूद के और वहां से फरार हो गए। अच्छे तैराक भी थे मतलब सावरकर। ठीक है, फिर बाद में उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया, सेलुलर जेल। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या है कि ये सारे ही सही हैं, A, B, C और D और E। देखो, सावरकर
मतलब ऐसे कंसेप्ट हैं जो जीवन के एक भाग में क्रांतिकारी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जीवन के दूसरे भाग में उनका जो योगदान है वो संदेहास्पद है। उनका योगदान संदेहास्पद है, क्योंकि देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को पत्र तो लिखे थे और उनको लेके उनको लगातार टारगेट किया जाता है। खैर, वो कभी विशाल विस्तृत चर्चा करेंगे उस पर। निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन। देखो, ये हर हाल में हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी जी ने फर्स्ट मुकदमा किसका लड़ा था? मेमी बाई का लड़ा था। गांधी जी ने जो पहला केस लड़ा था वो मेमी बाई का लड़ा था। ज्यादा अच्छे अनुभव मोहनदास करमचंद गांधी जी के नहीं रहे। वो खुद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे पैर कांप रहे थे जस्टिस के सामने, तो ज्यादा बेहतर उनके रहे नहीं अनुभव। बंबई में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन। मद्रास में महाजन सभा की स्थापना। इल्बर्ट विल विवाद से ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ली भेदभाव को उजागर किया। इन घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप काल क्रमानुसार लगा देंगे। जल्दी आंसर दें फटाफट से। देखो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और किसने स्थापित की थी? तो कई लोगों का योगदान था। फिरोज मेहता का योगदान था, फिरोज शाह मेहता का योगदान था। केटी तेलंग का योगदान था, केटी तेलंग का योगदान था, ठीक है। और उसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन ही थे? बदरुद्दीन तैयब जी, उनका योगदान था। बंबई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना वो कब हुई? उसका आयोजन कब हुआ? तो देखो, 28 से 30 दिसंबर 28 से 30 दिसंबर 1885 को 1885 को उनका पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। वहीं से यह स्थापना मानी जाती है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पिंकी चौधरी, आप जो कांटेक्ट नंबर हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज और अपनी डिटेल्स डाल दें तो कर दिया जाएगा सॉल्यूशन। देखो, क्या हुआ था कि इस समय 28 दिसंबर 1885 को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसका अधिवेशन कहां चल रहा था? कलकत्ता में चल रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहां पर चल रहा था? कलकत्ता में चल रहा था। अब उसी दौरान इस अधिवेशन को संबोधित कौन कर रहे थे? इसमें कौन थे? एस.एन. बनर्जी ने ये स्थापित की थी, तो एस.एन. बनर्जी थे। फिर उसके बाद एस.एन. बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। फिर क्या किया गया कि इस विसंग मतलब ये तो 1883 में चल रहा था, ये 1883 आएगा यार पहला अधिवेशन इसका, मैंने 85 लिख दिया। 1883, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा अधिवेशन जब चल रहा था कलकत्ता में, तो फिर उसी दौरान 1885 में कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन चल रहा था। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए और दोनों संगठनों को एक किया गया। एस.एन. बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं थे। उसकी वजह यह है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, तो वो पहले अधिवेशन में शामिल नहीं थे। फिर एक अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था, एक अधिवेशन बंबई में चल रहा था। दोनों में दिन रात का अंतर था। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको एक यूनिट की तरह नहीं चलाया जा रहा था। तो फिर इस विसंगति को दूर करने के लिए दोनों संगठनों का विलय कर दिया गया, ठीक है। मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। और कौन कौन संस्थापक थे? वीर राघवाचारी, उसके अलावा सुब्रमण्यम अय्यर, और उसके अलावा पी आनंद चार्लू। इन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। और इल्बर्ट बिल विवाद जो था, इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था? तो 1883 में यह बिल पेश किया गया था, रिपन के काल में। और जो भारतीय न्यायाधीश थे वो भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे, ऐसा इस बिल में प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से यह सुमेलित होगा। सबसे पहले आएगा कलकत्ता में आयोजन, बंबई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, सबसे पहले सी आएगा।
CEDAB, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में स्वामी भक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों का संरक्षण करना था। और मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को उग्र और प्रतिशोध की भाषा में सरकार के समक्ष रखना था। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? एंसेंट हिस्ट्री की रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, मैराथन जल्द ही, ये मान लीजिए 5 दिन बाद आपकी मैराथन, पर डे मैराथन जो है वो शुरू कर दी जाएगी, सारे टॉपिक को मिक्स करके। देखिए, एक संगठन स्थापित हुआ था मुस्लिम लीग, 30 दिसंबर 1906 को। कहां स्थापित हुआ था? ये ढाका में स्थापित हुआ था। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, चीजों की नींव सबसे पहले समझनी चाहिए। तो जो एक सर सैयद अहमद खान, जो कभी कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं, तो वो सर सैयद अहमद खान 1857 में मुसलमानों के दमन से बड़ा दुखी थे। फिर 1857 के बाद 1857 के कारणों की जांच करने के लिए जो हंटर आयोग गठित किया गया था, उसने ये कहा था कि मुसलमान जो है वो इतना बुद्धिजीवी नहीं है जो 1857 जैसा रिवोल्ट कर सके, तो उनको राजभक्त बनाया जाए, मतलब हुकूमत का भक्त बनाया जाए। राष्ट्रभक्त और राजभक्त में बड़ा अंतर है। राष्ट्रभक्त का मतलब है देश के लिए समर्पित, और राजभक्त का मतलब है हुकूमत के लिए समर्पित। 19 सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल खोला था, अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। वो स्कूल फिर बाद में बना अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और वही स्कूल फिर बाद में क्या बन गया? AMU बन गया, अलीगढ़ मोमडन यूनिवर्सिटी बन गया। और उस AMU में प्राचार्य हुआ करते थे आर्चबोल्ड। आर्चबोल्ड प्राचार्य हुआ करते थे। तो आर्चबोल्ड से मुसलमानों का एक डेलीगेशन मिला था। अब अंग्रेजों की सीधी सी नीति क्या थी कि फूट डालो और राज करो। तो आर्चबोल्ड ने यह सुझाव दिया कि यार आप एक काम करें, आपको मुसलमानों के हितों की यदि रक्षा करनी है तो आप वायसराय मिंटो से मिलें। तो ये जो शिष्टमंडल था मुसलमानों का, जो डेलीगेशन था, ये शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में शिमला में किससे मिला? आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मिला वायसराय मिंटो से। ठीक है, और वायसराय मिंटो ने यह सुझाव दिया कि यदि आपको मुसलमानों के हितों की रक्षा करनी है तो फिर आप मुसलमानों के लिए एक अलग से संगठन स्थापित कर दें, मतलब एक ऐसा संगठन जो कांग्रेस के पैरेलल चले और केवल मुसलमानों के हितों की बात करे। स्वाभाविक सी बात है, फूट पड़ जाएगी अपने आप। अब ये जो मिंटो से शिमला में शिष्टमंडल मिला था, मिंटो ने सुझाव दिया कि एक नया संगठन स्थापित कर दे। परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 में ढाका में किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। संस्थापक किसके कौन थे? तो याद रखना, संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह थे। नवाब सलीमुल्लाह थे, और उनके सहयोगी कौन थे? आगा खां उनके सहयोगी हुआ करते थे। अगर नवाब सलीमुल्लाह ऑप्शन है तो आंसर क्या आएगा? संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह थे। ठीक है, फिर वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1908 के आसपास आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, अब मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में क्या पैदा करना था? राजभक्ति पैदा करना था, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने बुक भी कौन सी लिखी थी? लॉयल मोमडन लिखी थी, राजभक्त मुसलमान। मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों का संरक्षण था। मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी? कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी जाए, और उसको दिया भी गया था। 1909 में जो पार्लियामेंट और रिफॉर्म था उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दे दी गई थी।
अब मुस्लिम लीग का उद्देश्य आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को उग्र और प्रतिशोध की भावना में सरकार के समक्ष नहीं था। वो सरकार का प्रतिरोध तो करते ही नहीं थे, बल्कि वो क्या करते थे, राजभक्ति करते थे। राजभक्ति मतलब हुकूमत की भक्ति। अब जहां भक्ति होती है वहां प्रतिशोध होता है क्या? नहीं होता। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ड हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अरविंद घोष के मुकदमे में सीआर दास प्रतिवादी वकील थे। चितरंजन दास को प्यार से दीन बंधु कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया है। अब इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, यह हमारा क्वेश्चन है। ए बी डी सही है, मतलब कौन सा गलत है आपके हिसाब से? सी गलत है ना? फिर दीनबंधु किसे कहा जाता है? देखिए, मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना करी? बीएचयू की स्थापना करी। ये 1898 में क्या स्थापित हुआ था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ था। और यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ था, ये मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या बन गया था? बीएचयू बन गया था। ठीक है, तो पहली बात तो सही है, ये तो सही है। फिर दूसरा देखते हैं, अरविंद घोष के मुकदमे में देखो, मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना पकड़ा गया था। अरविंद घोष मुख्य आरोपी थे उनमें से, और सीआर दास ने गजब की पैरवी की थी उनकी, जबकि युवा ही थे सीआर दास उस समय। तो प्रतिवादी वकील सीआर दास थे, यह बात भी सही है। चितरंजन दास को प्यार से दीन बंधु कहा जाता है। चितरंजन दास को प्यार से क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। ठीक है, और दीन बंधु किन्हें कहा जाता है? तो दीन बंधु कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है सीएफ एंड्रयूज को। सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है दीन बंधु। ठीक है, और ये किसने कहा था दीन बंधु? भी गांधी ने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था। दादा भाई नौरोजी, ये कथन गलत है। फिर दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटेन की संसद जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, वैसे वहां हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दें, और जो साथी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद 1 मिनट के अंदर उनके कमेंट एनेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में फिन्सबरी से चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन की संसद जाने वाला पहला भारतीय, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निकाली। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन का अपवहन भी कहा जाता है उसे, धन का बहाव भी कहा जाता है, धन का रिसाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसने कही थी? दादा भाई नौरोजी ने कही थी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया है। तो वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते क्या वैलेंटाइन? वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी, अनरेस्ट इंडिया या इंडिया अनरेस्ट, कुछ भी कह लो आप, है ना? तो ये अनरेस्ट इंडिया जो पुस्तक लिखी थी, इसमें एक व्यक्ति के तौर पे भारतीय शांति का जनक किसको कहा था? तिलक को कहा था। जबकि एक संगठन के रूप में उन्होंने भारतीय शांति का जनक आर्य समाज को कहा था, याद रखना। और तिलक जो है वो वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए, और होम रूल लीग आंदोलन जो है वो शिथिल पड़ गया। दूसरा, एनी बिसेंट को मॉन्टेग्यू घोषणा में उत्तरदायी शासन का, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आश्वासन दिया गया, और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। कुल मिला के होम रूल आंदोलन चौपट हो गया। तिलक की महान भूल थी, उनको वहां पर नहीं जाना था। ठीक है, तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। कुल मिला के ए बी डी और ई ये हमारा सही आंसर है। ए बी डी और ई ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। पी आनंद चार्लू, मद्रास महाजन सभा। केटी तेलंग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन। और राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा। अब इनको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। जल्दी आंसर दें।
देखो, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 को। और कहां स्थापित हुई थी? कलकत्ता में ये स्थापित हुई थी। कलकत्ता में भी अल्बर्ट हॉल, यहां पर ये स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है। इस इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे इसके एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, मैंने बताया था कि मेरा हर सेशन रिलेट करेगा पिछले सेशन से, और मैंने पिछले सेशन में अच्छे से बताया था कि जब जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था, तो ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी। और आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर 1878 में जो संस्था स्थापित हुई थी, वो साधारण ब्रह्म समाज, वो ही आनंद मोहन बोस है ये। ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष मनमोहन घोष को बनाया गया था। मनमोहन घोष को बनाया गया था। ये अखिल भारतीय संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, मतलब जिसकी ब्रांच जो है वो लगभग भारत में फैली हुई थी। पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा की स्थापना से संबंधित थे, 1884 में यह स्थापित हुई थी। केटी तेलंग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में हुई थी, उसकी स्थापना से संबंधित थे। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित थे। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा स्थापित की थी। यह आत्मीय सभा कहा जाता है, या इसको मित्रों का समाज कहा जाता है। यह संस्था किसने स्थापित की थी? राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी। फिर बाद में यही संस्था क्या बन गई थी? देखो, दूसरे सर क्या बताते हैं, मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका रेफरेंस दे सकता हूं। अब कौन क्या पढ़ाता है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। तो जो चारों सुमेली थे, 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 और 4, यह हमारा सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वसुदेव बलवंत फड़के ने 15 वर्ष से भी अधिक समय तक कॉमिसेरियट सैन्य लेखा विभाग में कार्य किया था। कमिश्नरेट है वैसे तो ये। फड़के का पक्का मानना था कि भारत की दुर्दशा विदेशी शासन का परिणाम है। फड़के को अंडमान जेल में भेजा गया था। फड़के अपने लक्ष्य के प्रति धांगड़ों की निष्ठा से प्रभावित थे। फड़के ने आत्मकथा का लेखन नहीं किया था। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी आंसर दें फटाफट। ABE। देखो, जो क्रांतिकारी आंदोलन था, क्रांतिकारी वो विचारधारा जो हथियारों का जवाब हथियारों से देने में विश्वास रखते थे। ठीक है। उस क्रांतिकारी आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के को माना जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के को माना जाता है। और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वैसे इसका जनक, क्रांतिकारी विचारधारा का जनक जो है वो चित्पावन ब्राह्मणों को माना जाता है। ठीक है। अब क्रांतिकारी आंदोलन के 3 स्पॉट थे, महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल। ये 3 मेजर स्पॉट थे क्रांतिकारी आंदोलन के। उनमें से महाराष्ट्र में ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था। इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलनों का जनक किसको माना जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के को माना जाता है। इन्होंने रामोसी एक संगठन स्थापित किया था, सशस्त्र दल इन्होंने स्थापित किया था। सशस्त्र दल इन्होंने स्थापित किया था। जगह जगह डकैतियां की गई थी। फड़के को जेल में बंद कर दिया गया था और फिर उन्होंने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल की थी और उसके बाद उनका देहांत हो गया था। ठीक है। तो इनमें से जो 15 वर्ष से अधिक समय तक कमिश्नरेट में कार्य किया था, यह कथन सही है। फड़के का पक्का मानना था कि भारत की दुर्दशा ब्रिटिश शासन के परिणाम के स्वरूप है, यह सही है। फड़के को अंडमान जेल में भेजा गया, यह कथन सही नहीं है। फड़के अपने लक्ष्य के प्रति धांगड़ों की निष्ठा से प्रभावित था, यह कथन सही है। और उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी। A, B और D इनमें से सही है। द हमारा सही आंसर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कांग्रेस के लखनऊ सत्र में गवर्नर संगुष्ट के बॉम्बे के प्रशासन की निंदा करने वाला तिलक द्वारा प्रस्ताव रखने के प्रयास को भी रोक दिया गया। तिलक को 18 माह के लिए जेल भेज दिया गया। तिलक और उनके समूह ने रानाडे और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया। तिलक और उनके समूह ने रानाडे और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया। नरमपंथियों ने मद्रास के कांग्रेस सत्र में तिलक के बलिदान की भावना की सराहना करने वाला प्रस्ताव रखने के तिलक के प्रशंसकों के प्रयास को विफल कर दिया। ठीक है, जल्दी फटाफट से आंसर दे दीजिए कि इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी आंसर दें फटाफट। देखिए, बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया, 4 वर्ष का कारावास उनको सुनाया गया 1882 में। ठीक है, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। गवर्नर संगोष्ठ के बॉम्बे के प्रशासन की निंदा करने वाला तिलक का प्रस्ताव रखने के प्रयास को भी रोक दिया था उदारवादियों ने। लेकिन 1916 में लखनऊ, 1899 में भी लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। यह 1899 के अधिवेशन की बात। ठीक है, तिलक को 18 माह के लिए जेल भेज दिया गया 1897 में, जब पूना के जो प्लेग अधिकारी थे रैंड और एस्ट, उनकी हत्या जो है वो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने कर दी थी। ठीक है, तिलक और उनके समूह ने रानाडे और गोखले को पूना सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया था 1895 में। ठीक है, उसके अलावा नरमपंथियों ने मद्रास के कांग्रेस सत्र में तिलक के बलिदान की भावना की सराहना करने वाला प्रस्ताव रखने के तिलक के प्रशंसकों के प्रयास को विफल कर दिया था 1898 में। ठीक है, कुल मिला के सही आंसर इस क्रम के आधार पर आएगा ए, फिर 95, 97, 98, 99, सी। ए के बाद सी नहीं, डी 95, हाँ, ए डी सी ई बी, ये हमारा सही आंसर आएगा। देखो, तो जो तिलक थे ना, तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बनने दिया गया, ये याद रखना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। इन जो गर्मपंथियों में से अगर कोई अध्यक्ष बन पाए थे, वो लाला लाजपत राय थे, लाल बाल पाल में से जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो भी विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। वो भी विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। नियमित अधिवेशन में इन लाल बाल पाल में से किसी को अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? जॉर्ज यूल, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, हेनरी कॉटन और रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आंसर देना है। जल्दी आंसर दें फटाफट से, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? देखो, जो जॉर्ज यूल थे वो कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन ही थे? पहले यूरोपीय अध्यक्ष वो जॉर्ज यूल ही थे। और वो कब बने थे? तो 85, 86, 87, 88, 1888 में बने थे। और अधिवेशन कहां हुआ था? इलाहाबाद में। यहां पर अध्यक्ष जॉर्ज यूल रहे थे। ठीक है, उसके अलावा 1904 में अधिवेशन हुआ था बंबई में, और यहां अध्यक्ष कौन थे? हेनरी कॉटन अध्यक्ष थे। तो ये दोनों तो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। एओ ह्यूम जो है वो द फादर ऑफ आईएनसी माने जाते हैं, कांग्रेस के पिता माने जाते हैं। कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ही थे। 28 दिसंबर 1885 को वैसे इन्होंने एक संगठन स्थापित किया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। और वही संगठन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर पहले अधिवेशन में उसका नाम रख दिया भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस। ठीक है, तो जो एओ ह्यूम थे वो कांग्रेस के महासचिव बने थे, लेकिन वो जीवन पर्यंत महासचिव ही रहे थे, उन्हें वो कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं बने। ठीक है, तो ना एओ ह्यूम बने और ना रविन्द्रनाथ टैगोर कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? ह्यूम की जीवनी, और वो लिखी थी विलियम वेडरबर्न ने। विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कई सारे विवाद हैं। विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी द फादर ऑफ आईएनसी, द फादर ऑफ आईएनसी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने जो एक सिद्धांत का समर्थन किया, वो सिद्धांत था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और जो लाला लाजपत राय ने ये कहा है कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज थी। मतलब अगर उस मत को माना जाए तो ह्यूम किसकी सलाह पर काम कर रहे थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन उस समय वायसराय हुआ करते थे। बाकी कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दो महत्वपूर्ण थ्योरी, एक तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, मतलब तड़ित चालक सिद्धांत, जिसके प्रबल समर्थक गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। ठीक है, तो बी और डी हमारा सही आंसर है। ये पूछा है कि अध्यक्ष नहीं कौन कौन थे, तो ना तो रविन्द्रनाथ टैगोर अध्यक्ष थे और ना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने नहीं दिया गया। तो यहां हमारा आज का सेशन पूरा होता है। ठीक है, यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर माधव बैच शुरू किया गया है नेट का, और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार कॉन्टेक्ट नंबर जो हमारे हैं उन पर कॉन्टेक्ट कर लें। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, स्टेट पीसीएस, DSSB, KVS, यदि आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप वो टेस्ट सीरीज जो है वो वहां से परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोर्स जो है दिसंबर वाला, उसके साथ माधव बैच के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, और यदि आप दीपक एजुकेशन हब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एप्लीकेशन, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे लिंक जो हैं वो आपको कहां पर मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको पिन मैसेज में जो लिंक दिख रहा है वो एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं। बाकी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं वो आपको सेशन के शुरू में आपको जो है वो दिखा दिए गए थे। आप किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो कॉन्टेक्ट नंबर हमारे हैं इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कांटेक्ट नंबर वाली स्लाइड ही नहीं है आज, है ना? तो कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, उस कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आज का हमारा जो सेशन था, इस सेशन के बारे में आप सभी अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और उतने लाइक भी नहीं होते जितने आप लाइव होते हैं, तो कम से कम सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इस सेशन के बारे में आप सभी अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी इतना याद रखना कि नेशनल मूवमेंट के जो सेशन हैं उनमें से कोई मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करेगा। नेशनल मूवमेंट, फिर गांधीयन एरा, नेशनल मूवमेंट का तीसरा पार्ट, फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो, तो ये पूरा टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। सारी क्लासेस जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में। आप सभी अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें। जय हिंद, जय भारत, जय राधा।